Good evening, everyone. I am Prachi Tikriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well, this channel is for those students who are preparing for the NTA UGC NET examination and in Labor Welfare Code 55, and also for those students who are preparing for the IBPS Specialist Officer or other public sector examination from Human Resource Management. So today we are going to learn about the motivation. In this we will cover about the theories of the motivation. In our last class we have already completed the concept and the features and importance of motivation. So today we will learn about the theories. So basically theories of the motivation are divided into three parts. The first one is traditional, the second one is process based, and the third one is contemporary. Okay, so today we will learn about the traditional theories of the motivation. तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जो अपकमिंग टॉपिक्स है आप उनसे अपडेट हो रह पाओ. ओके, तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो जब भी मोटिवेशन की बात आती है तो जो फर्स्ट थ्योरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसपे सारी थ्योरीज बेस्ड होती हैं, वो होती है मैस्लो अब्राहम की हायरार्की ऑफ नीड्स. ओके, सो ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी, हायरार्की ऑफ नीड्स. ये थ्योरी जो है दी थी मैस्लो अब्राहम ने 1940 में. तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हायरार्की ऑफ नीड्स जो थ्योरी है वो किसने दी थी, मैस्लो अब्राहम ने दी थी. कब दी थी, कब दी थी, 1940 में. ओके, इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था, मैस्लो सजेस्टेड दैट 5 लेवल्स ऑफ नीड्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग विद देयर इंपॉर्टेंस. मैस्लो ने क्या सजेस्ट किया कि 5 लेवल्स ऑफ नीड्स. ठीक है, यहाँ पे एक और आपका इंपॉर्टेंट बन गया क्वेश्चन कि कितने इसमें नीड्स के लेवल्स थे, तो आप क्या कहोगे, इसमें 5 नीड्स थे. ओके, सो इसमें क्या किया गया, ये जो 5 लेवल्स थे उनको अरेंज कर दिया गया उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, टॉप बॉटम से स्टार्ट करके अबव तक. ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करते थे वो बॉटम में होते थे. यही रीजन था कि ये पिरामिड शेप में है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होंगे वो सबसे नीचे, उसके बाद जो उससे कम, उससे फिर उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करके इसमें रखा जाता है. तो इसमें सबसे पहले जो आपके आता है वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होते हैं, जो वो नीड्स, ठीक है, जिनके बिना हम लोग रह नहीं सकते. जैसे कि हम लोग जिनको आम भाषा में कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान. अगर आपको खाने को ना दिया जाए या आपको पहनने को ना दिया जाए या छत ना दिया जाए तो क्या होगा कि आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स का बेसिकली यही जो है क्या कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग एम्प्लॉय की बात करते हैं तो कोई भी एम्प्लॉय जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू करता है तो सबसे पहले क्या देखता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है. जैसे कि हम लोग आम जिंदगी में देखते हैं कि भाई सबसे पहले हम लोग अपनी जो बेसिक नीड्स है वो देखते हैं कि वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है, फिर जहाँ पे ये नीड्स जो है वो पूरी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये नीड्स पूरी होने के बाद जो है वो इंसान मूव करता है नेक्स्ट नीड की ओर. ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट नीड है वो क्या है, ये है आती है आपकी सेफ्टी नीड. सेफ्टी का मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी. भाई हम लोगों के पास अब खाने को हो गया, पीने को हो गया, हम लोगों के पास क्या हो गया, हम लोगों को छत मिल गई, कपड़े मिल गए. अब क्या है कि अब हमें बचना है, किससे बचना है, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के टर्म की बात करते हैं तो हमें बचना है मैनेजमेंट की एक्सप्लॉयटेशन से, यूनियन के एक्सप्लॉयटेशन से, इसी तरह से जो वेदर है, बाकी सारी चीजें, हर चीज से हम लोगों को, जो भी चीजें हम लोग को हार्म पहुंचा सकती है उनसे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बचाव करना है. तो यही चीज होती है एम्प्लॉइज के साथ. भाई उनकी भी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको सेफ्टी नीड्स चाहिए होती है कि वो मैनेजमेंट के और यूनियन के एक्सप्लॉयटेशन से क्या करें, बच पाए. ओके, फिर जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तो क्या होता है, फिर इंसान मूव करता है नेक्स्ट नीड की ओर, जो कि आपकी होती है सोशल नीड. अब आपको रोटी कपड़ा मकान मिल गया, आपको सेफ्टी भी मिल गई, तो अब क्या करोगे, आप अकेले रहोगे नहीं ना. यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, आपको फैमिली चाहिए होगी, फ्रेंड्स चाहिए होंगे, ग्रुप्स चाहिए होंगे. तो आप क्या करोगे, फिर आप कोशिश करोगे कि भाई आप एक जो है किसी कम्युनिटी से जुड़ पाओ. यही रीजन है कि क्या करता है इंसान, फैमिली बनाता है कि फैमिली में क्या होगा कि वहाँ पे उसको एक बिलोंगिंगनेस मिलती है, लोगों से वो मिलता जुलता है, इंटरेक्ट कर सकता है और उनसे प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, उनसे व्यू पॉइंट रख सकता है. तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, इंसान के अंदर सोशल नीड को जागरूक करती हैं. ओके, तो ये आपकी पहली क्या होगी, फिजियोलॉजिकल नीड हो गई.
फिर सेफ्टी नीड इंसान पूरी करता है, फिर सोशल नीड पूरी करता है। फिर ये जब सारी चीजें जो है नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो मूव करता है अपने नेक्स्ट नीड की ओर, यानी कि एस्टीम नीड। ठीक है, एस्टीम नीड का क्या मतलब हुआ? अब आपकी सारी जरूरत पूरी हो चुकी है, तो अब आपको क्या चाहिए होगा कि भाई आप जो काम कर रहे हो उससे आपको क्या मिले, लोगों के बीच में पहचान मिले। फाइन, तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि लोगों के बीच में आपको रिकॉग्निशन मिल सके, पॉजिटिव इमेज आपकी बन सके। तो यही होती है एस्टीम नीड। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तो उसको क्या चाहिए होता है, वो ये कोशिश करता है कि भाई अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसकी एक अच्छी इमेज बन सके, पॉजिटिव इमेज बन सके, लोग उसको जाने पहचाने। ठीक है, फिर जब एस्टीम नीड पूरी हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो मूव करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की ओर, यानी कि जो हमारी लास्ट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान क्या करता है, जो भी उसके लाइफ टाइम में हुआ, जो भी चीजें हुई उसको एनालाइज करता है कि भाई मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया, मैंने क्या काम किए, ये जो सारी चीजें हैं ना वो एनालाइज करता है। अगर आपने सुना होगा ना, हमारी लाइफ में बहुत सारे चरण होते हैं जिसमें गृहस्थ जीवन भी आता है, सन्यासी जीवन आता है। तो बेसिकली जो हमारा सन्यासी जीवन है ना, ये आपका यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, जो बेसिकली रिटायरमेंट की स्टेज के बाद आता है। और जो आपका गृहस्थ जीवन है वो सोशल नीड हो गया। तो यही जो सारी चीजें हैं, मैस्लो ने इसको क्या किया, मैस्लो ने इसको पिरामिड के थ्रू, हायरार्की ऑफ नीड्स के थ्रू क्या किया, डिस्क्राइब किया, जिसमें आपकी ये 5 लेवल आते हैं नीड्स के। जिसमें सबसे पहले इंसान कोशिश करता है फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, फिर सेफ्टी नीड को पूरा करने के लिए, फिर कोशिश करता है कि वो सोशल नीड को पूरा करे, एस्टीम नीड को पूरा करे, और फाइनली क्या करे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करे। ओके, तो अब इसमें नेक्स्ट बात क्या आती है कि जब हायरार्की ऑफ नीड्स मैस्लो ने दे तो दी, लेकिन इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई इंसान एक नीड पूरी हो जाती है तब दूसरी नीड की ओर मूव करता है। लेकिन क्या आप ऐसे सोचो कि क्या आपको, अगर आपको सेफ्टी मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल गया, तो क्या उस समय आपको रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए होगा? लेकिन मैस्लो के हिसाब से क्या था कि भाई एक नीड आपकी खत्म हो गई तो वो दोबारा फिर आपको सेटिस्फाई, आपको क्या करती है, मोटिवेट नहीं करती। ठीक है, तो यही रीजन था कि जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थी उसमें क्या हुआ, लिमिटेशंस आ गई। और इसी चीज को करेक्ट करने के लिए क्या हुआ, इसी चीज को करेक्ट करने के लिए आपकी दूसरी थ्योरीज आई। तो इसमें जो दूसरी थ्योरी वो कौन सी आती है, वो आती है आपकी ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो कि दी थी क्लेटन अल्डर्फर ने। ठीक है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बन गया, क्लेटन की ERG थ्योरी किसने दी थी मोटिवेशन की, तो ये दी थी क्लेटन अल्डर्फर ने। तो ये नाम आप क्या करोगे, याद करते चलोगे, बिकॉज ये नाम अगर आप नहीं याद रखोगे, क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा तो बेकार में आपका 2 नंबर क्या होगा, कट जाएगा। ओके, तो ये इसको और क्या कहा जाता है, इसको अल्टरनेटिव भी कहा जाता है हायरार्की ऑफ नीड्स का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 आपके टर्म आते हैं ERG। फाइन, तो ERG में आपके 3 टर्म है। तो ERG का मतलब क्या हुआ, E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ। ओके, तो ये क्या करते हैं, बेसिकली जो हम लोग ने मैस्लो की नीड पढ़ी ना, तो मैस्लो में सबसे पहले आपकी क्या है, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड आई, यानी कि जो चीजें आपकी एग्जिस्टेंस के लिए, आपकी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो जो ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन था, क्लेटन अल्डर्फर की जो थ्योरी थी, इन्होंने एग्जिस्टेंस नीड उसी को कहा था, उन्हीं दोनों को कहा था, यानी फिजियोलॉजिकल को और किसको कहा था, सेफ्टी नीड को। इसी तरह से उन्होंने रिलेटेडनेस किसको कहा, उन्होंने रिलेटेडनेस कहा सोशल नीड को, और ग्रोथ किसको कहा, सेल्फ एस्टीम को और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। फाइन, तो इन्होंने उन्हीं 5 नीड को क्या किया, कैटेगराइज कर दिया 3 पार्ट में, जिसको ERG कहा जाता है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। अब इनके हिसाब से और क्या उन्होंने बोला, ERG theory suggests that more than one kind of need may be operative at the same time। यानी कि मैस्लो ने क्या कहा था कि भाई एक नीड पूरी हो जाती है तो इंसान दूसरी नीड की तरफ मूव कर जाता है। लेकिन ERG थ्योरी में अल्डर्फर ने क्या कहा कि एक इंसान के जीवन में कई सारी नीड एक साथ उसको क्या कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है और मोटिवेट उसको कर सकती है। यानी कि आपको खाना पीना, आपको उसके साथ ही साथ मतलब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, साथ ही साथ आपको सेफ्टी नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एस्टीम नीड क्या हो सकती है, सब एक साथ काम कर सकती है। फाइन, फिर इट हैज एन एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म आता है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन, जिसके वजह से आपकी ERG थ्योरी डिफरेंट थी, दैट इज मिसिंग फ्रॉम मैस्लो नीड थ्योरी। मैस्लो की नीड थ्योरी से ये मिसिंग थी। इट सेज इफ नीड्स रिमेन अनसेटिस्फाइड एट सम हायर लेवल देन द पर्सन मे बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड रिग्रेस टू अ लोअर लेवल। ठीक है, आप ये डायग्राम से देख सकते हो
डायग्राम में क्या हो रहा है भाई, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ हम लोग ने देखिए इसको उसी टर्म उसी सीक्वेंस में लगा दिया। अब सेटिस्फैक्शन क्या बोल, सेटिस्फैक्शन जब होता है तो एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस की ओर मूव कर रहा है इंसान, फिर ग्रोथ की ओर मूव कर रहा है। लेकिन यही अगर डिससेटिस्फैक्शन होता है, सपोज कीजिए कि आपको क्या हो रहा है कि आप ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके, आप ग्रोथ के स्टेज पे पहुंच चुके हो, आपको रिकॉग्निशन मिल गई ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन यहाँ पे आप सही से खा पी नहीं पाते हो, आप सही से अपने लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हो, तो क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे ठीक है यार, मुझे भले ये रिकॉग्निशन ना मिले, इतनी सारी चीजें ना मिले, लेकिन कम से कम मैं अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह टाइम तो बिता पाऊँ, कम से कम मैं ढंग से खाना पीना तो कर पाऊँ। तो ये जो सारी चीजें क्या करेगी, आपको एग्जिस्टेंट नीड और रिलेटेडनेस नीड की ओर ले आएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपने क्या किया, आप नीड के नीचे वाले लेवल पे आ गए, मूव कर गए वापस, है ना। तो यही जो चीजें हैं ये बताई ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में, उसमें बताया गया कि अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है तो आप वापस नीचे लेवल पे आ सकते हो। लेकिन यही चीज आपकी मैस्लो नीड थ्योरी में क्या थी, उसमें ये जो नीड जो चीजें थी वो मिसिंग थी। फाइन, तो ये दोनों आपकी हो गई मैस्लो नीड हायरार्की ऑफ नीड्स, और दूसरी हो गई ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो कि क्लेटन अल्डफर ने दी थी। अब चलिए मूव करते हैं हम लोग अपनी तीसरी थ्योरी की ओर। तो आई होप कि आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। फाइन, चलिए अब आपकी तीसरी है ड्वेल स्ट्रक्चर अप्रोच टू मोटिवेशन, जो कि दी थी फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने 1959 में। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर एक क्वेश्चन बन गया कि फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, मतलब कि ये ड्वेल स्ट्रक्चर अप्रोच टू मोटिवेशन किसने दिया था, तो आप क्या बोलोगे, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था 1959 में। फाइन, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, टू फैक्टर थ्योरी, बिकॉज इसमें दो फैक्टर आपके जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। पहला आपका होता है मोटिवेटर और दूसरा होता है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को हम लोग फिर एक नाम बोलते हैं, वो होता है आपका मेंटेनेंस फैक्टर। फाइन, तो डुअल स्ट्रक्चर अप्रोच में यानी टू फैक्टर थ्योरी में बेसिकली फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने क्या कहा था, इनके हिसाब से जो है सेटिस्फैक्शन का उल्टा जरूरी नहीं है कि हमेशा डिससेटिस्फैक्शन हो। मतलब कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जो हमें, जिनकी प्रेजेंस की वजह से हम सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग डिससेटिस्फाई होंगे, हम लोग, हमारा काम चल सकता है। इसी तरह से हमारे हमारे अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में जो कि जिनका अगर जो ना हो तो उनकी वजह से क्या होगा, हमारी लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन होगा। लेकिन अगर वो होते हैं तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो हमें सेटिस्फाई ही करें। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सैलरी की, अगर आपको सैलरी ना दी जाए तो क्या होगा, आप डिससेटिस्फाई रहोगे, काम सही से नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सैलरी मिलती है तो जरूरी थोड़ी ना कि ऑर्गेनाइजेशन में खुश रहो। तो इसी तरह की जो चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं, हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर मतलब कि मेंटेनेंस फैक्टर, जैसे कि हम लोग ने सैलरी की बात की, वो चीजें जिनकी एब्सेंस आपको क्या करती है, डिससेटिस्फाई करती हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस आपको सेटिस्फाई करे ऐसा जरूरी नहीं है। इसी तरह से जो हम लोग ने बात की कि कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन आपके पास है, एस्टीम आपको मिल रहा है, ठीक है, ये क्या करती हैं, आपको मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में सब कोई बहुत मानते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, सेटिस्फाई होगे। लेकिन अगर ये चीजें नहीं रहेंगी तो ऐसा थोड़ी ना कि आप काम करना बंद कर दोगे, अपनी मेहनत करना बंद कर दोगे। तो ये क्या करती हैं, इनकी चीजें, ये इनकी प्रेजेंस आपको मोटिवेट करती हैं, इसलिए इनको मोटिवेटर कहते हैं। लेकिन इनकी एब्सेंस आपको डीमोटिवेट करें ऐसा जरूरी नहीं है। इसी तरह से हाइजीन फैक्टर यानी कि मेंटेनेंस फैक्टर में उनकी एब्सेंस आपको डीमोटिवेट जरूर करेगी, लेकिन उनकी प्रेजेंस आपको मोटिवेट करे ऐसा जरूरी नहीं है। फाइन, फिर ये जो है फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने कब जो डेवलप की थी, इन्होंने डेवलप की थी इसको पिट्सबर्ग में 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स के इंटरव्यू के बाद। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये थ्योरी कब डेवलप हुई या कहाँ पे डेवलप हुई, तो किसके इंटरव्यू के बाद डेवलप हुई, कहाँ पे ये इंटरव्यू हुआ था, तो आप क्या कह सकते हो, पिट्सबर्ग में हुआ था 200 अकाउंटेंट और इंजीनियर्स के इंटरव्यू के बाद, जो कि फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने कंडक्ट करवाया था। तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने फिर टू फैक्टर थ्योरी दी थी। फाइन, इसमें
यहाँ पे उन्होंने दो फैक्टर्स ये थे, मोटिवेशन फैक्टर जो कि मोटिवेट करते हैं लेकिन उनकी एब्सेंस आपको डीमोटिवेट करे ऐसा जरूरी नहीं है। इसी तरह से हाइजीन फैक्टर जिनकी एब्सेंस आपको डीमोटिवेट करती है लेकिन उनकी प्रेजेंस आपको मोटिवेट करे ऐसा जरूरी नहीं है। फाइन। तो और सबसे बड़ी बात कि इट इज इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई हाइजीन फैक्टर फर्स्ट बिफोर मोटिवेटिंग एन इंडिविजुअल फॉर हायर गोल। ओके, यानी कि पहले कम से कम आप ऐसे तो मेंटेन करोगे ना कि आपको डिसैटिस्फैक्शन ना हो। इसका मतलब क्या करना है, आपको हाइजीन फैक्टर मेंटेन करना है। फिर जब इंसान एक नॉर्मल मोड पे आ जाता है तो आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करोगे, आप उनको मोटिवेटर्स प्रोवाइड करोगे, यानी कि एस्टीम, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें क्या करोगे, उनको प्रोवाइड कराओगे। फाइन। तो उन्होंने ये टू फैक्टर्स थ्योरी दी थी। इसमें आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्शन का अपोजिट डिसैटिस्फैक्शन हो। मोटिवेटर्स आपको सेटिस्फाई करता है और हाइजीन फैक्टर अगर ना हो तो वो क्या करेगा, वो आपको डिसैटिस्फाई करेगा। फाइन। तो ये आपकी दोनों चीजें कवर होती हैं टू फैक्टर थ्योरी में, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी थी 1959 में। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। फाइन। तो ये किसने दी, ये डॉगलस मैकग्रेगर ने दी 1960 में। फ्रेंड्स, आपको ये चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये जो थ्योरीज है ना, ये आज की थ्योरी सारी ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं और जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं आपको उनके नाम याद रखने हैं, बिकॉज ये नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सबके बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए और साथ ही साथ इनकी डेट्स कि भाई ये किस ईयर में दी गई थी, ये कुछ चीजें जो है आप बेसिकली याद रखोगे। फाइन। तो जो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दी, ये जो है इन्होंने दी थी डॉगलस मैकग्रेगर ने 1969 में। उन्होंने क्या बोला, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वर फर्स्ट एक्सप्लेन बाय मैकग्रेगर इन हिज बुक। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, मैकग्रेगर ने ये एक्सप्लेन की थी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई अपने बुक के जरिए, ठीक है। उनके बुक का क्या नाम था, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस। उनके बुक का नाम था द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस एंड दे रिफर टू टू स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने दो स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, ऑथोरिटेरियन जो कि थ्योरी एक्स थी एंड पार्टिसिपेटिव थ्योरी वाई। यहाँ पे अब बुक का नाम आपको पता चल गया, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज जो बुक थी मैकग्रेगर की, उसमें उन्होंने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में एक्सप्लेन किया। तो थ्योरी एक्स जो एक ऑथोरिटेरियन था और थ्योरी वाई था पार्टिसिपेटिव। अब जिन्होंने मेरी पहली क्लास देखी है उनको इन दोनों टर्म का मतलब समझ में आ रहा होगा। ऑथोरिटेरियन बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे अथॉरिटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि यहाँ पे कोई है, ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको रूल किया जा रहा है। लेकिन जब थ्योरी फाई की बात करें, पार्टिसिपेटिव की बात हो रही है, यानी यहाँ पे टीम वर्क हो रहा है। फाइन। तो थ्योरी एक्स में क्या था, थ्योरी एक्स में माना जाता था कि टीम मेंबर्स डिसलाइक देयर वर्क। जो टीम मेंबर्स होते हैं वो अपने काम को पसंद नहीं करते एंड हैव लिटिल मोटिवेशन। उनका मोटिवेशन क्या होता है, कम होता है। दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करते हैं एंड सीक फॉर्मल डायरेक्शन, और फॉर्मल डायरेक्शन चाहते हैं। फाइन। देयर अप्रोच इज वेरी हैंड्स ऑन, मतलब कुछ ही अप्रोचेस वो लेते हैं एंड यूजुअली इन्वॉल्व्स माइक्रो मैनेजिंग पीपल्स वर्क टू इंश्योर दैट इट गेट्स डन प्रॉपर्ली। फाइन। तो अब थ्योरी एक्स के हिसाब से क्या था कि जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने काम को पसंद नहीं करते और उनको चाहिए होता है कि कोई रहे जो उनको डायरेक्ट करे और उनसे काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका मोटिवेशन लेवल बहुत कम होता है, वो अप्रोचेस अपने हिसाब से नहीं लेते और यही रीजन है कि उनके ऊपर माइक्रो मैनेजिंग करनी पड़ती है, यानी उनकी हर चीज को बारीकियों से देखना पड़ता है। यही कारण है कि थ्योरी एक्स क्या है, ऑथोरिटेरियन है, यानी कि यहाँ पे हायरकी मेंटेन होगी, आपके ऊपर कोई ना कोई मैनेजर रहेगा जो आपसे काम करवाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स। फाइन। लेकिन जब थ्योरी वाई की बात करते हैं तो थ्योरी वाई में क्या था, इट बिलीव दैट पीपल टेक प्राइड इन देयर वर्क, यानी लोग अपने काम को पसंद करते हैं एंड सी इट एज अ चैलेंज। वो क्या करते हैं, उस काम को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। फाइन। और दे लव वर्क एज प्ले और रेस्ट, वो अपने काम को क्या करते हैं, अपने काम को उतना ही पसंद करते हैं जैसे कि वो प्ले और रेस्ट को पसंद करते हैं। फाइन। जैसे कि हम लोग आम जिंदगी में खेलना कूदना और हम लोग आराम करना, इसको एक नॉर्मल काम लेते हैं ना, कि खाना पीना नहाना धोना, ये सारी चीजें। तो इसी तरह से जो काम होता है वो भी हमारी जिंदगी का आम पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई। और जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं एंड दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। फाइन। मैनेजर्स हु यूज दिस अप्रोच ट्रस्ट देयर पीपल एंड
टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर वर्क एंड डू इट इफेक्टिवली बाय देमसेल्फ। ठीक है, मैनेजर क्या करता है, मैनेजर इसमें अपने लोगों को ट्रस्ट करता है एंड उनको क्या करता है, उनको ओनरशिप देता है काम का और उनको खुद से वो काम करने देता है। अब आप ये समझ रहे हो, थ्योरी एक्स में भाई अगर माना जा रहा है कि वर्कर्स लेजी होते हैं, अपने काम को पसंद नहीं करते, सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते, मोटिवेटेड नहीं होते, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अथॉरिटी की जरूरत होगी, मैनेजर की जरूरत होगी जो उनके काम को देखे। लेकिन थ्योरी वाई में क्या माना जाता है कि लोग अपने काम को पसंद करते हैं, जैसे कि वो आराम करना, खाना पीना, प्ले, अपने खेलना कूदना, ये सारी चीजें पसंद करते हैं, राइट। तो यही जो सारी चीजें हैं क्या करती हैं, ये मैनेजर को उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट, मैनेजर का ट्रस्ट डेवलप करती हैं उन लोगों के ऊपर, और मैनेजर उनको अलाउ करता है कि वो लोग खुद से काम करें और अपने आप को, वो लोग क्या होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, राइट, जो आपके वर्कर्स होते हैं। तो यही दोनों बेसिकली डिफरेंस है। थ्योरी एक्स अथॉरिटेरियन थी, थ्योरी वाई आपकी क्या थी, पार्टिसिपेटिव थी, जिसमें मेंबर्स खुद से सारा काम करते हैं। तो ये थ्योरी किसने दी थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये दी थी डॉगलस मैकग्रेगर ने 1960 में। अब हम लोगों का जो है ये लास्ट ट्रेडिशनल थ्योरी यानी नीड बेस्ड थ्योरी बची, जिसमें कि मैकलेंस नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। ये जो थ्योरी है ये किसने दी, ये थ्योरी दी डेविड सी मैकलेन ने। फाइन, ये क्वेश्चन आपको क्या करता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन फिर से आपका बन सकता है। डेविड सी मैकलेन ने ये थ्योरी दी थी नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में। उन्होंने क्या कहा, इट स्टेट दैट एवरी पर्सन हैज वन ऑफ थ्री मेन ड्राइविंग मोटिवेटर्स। उन्होंने क्या कहा कि हर पर्सन को जो है तीन ऐसी मोटिवेटर्स होते हैं जो ड्राइव करते हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाते हैं। ये कौन कौन से हैं, द ड्राइव फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या होती है, तीन नीड्स कौन कौन से होते हैं, अचीवमेंट की नीड, एफिलिएशन की नीड और पावर की नीड। ठीक है, दीज मोटिवेटर्स आर नॉट इनहेरेंट। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि ये मोटिवेटर्स क्या होते हैं, ये इनहेरेंट नहीं होते। ठीक है, ये आपको पहले से नहीं मिले होते हैं, ये डेवलप होते हैं आपके कल्चर, आपके एक्सपीरियंस के साथ। फाइन, तो ये क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस थ्योरी में ये बोला गया था कि जो है किस थ्योरी में मोटिवेटर्स अपने आप से डेवलप होते, इनहेरेंट नहीं होते। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन से होंगे, वो होंगे आपके मैकलेन नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। फाइन, इसमें जो है मोटिवेटर्स क्या होते हैं, ये आपके एक्सपीरियंस और कल्चर के साथ डेवलप होते हैं। और जो अचीवर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना और गोल को अचीव करना अच्छा लगता है। इसमें आपकी तीन नीड के बारे में बात की गई थी। तो पहला नीड क्या है, नीड फॉर पावर। तो नीड फॉर पावर के हिसाब से जो लोग होते हैं ना, उनको क्या होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग नीड होती है पावर की। फाइन, वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनको वो ऐसी डेजिग्नेशन को होल्ड करे जिसमें उनको पावर मिल सके, पावर मिल सके। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो जो सुपरवाइजरी पोजीशन है उसको जो है लेने की कोशिश करते हैं। भाई अगर आप ये चाहोगे कि आपके अंदर इतनी शक्ति रहे, आपको पावर मिली रहे कि आप लोगों से काम करा सको, तो आप क्या करोगे, हमेशा टॉप पे रहना चाहोगे। तो नीड फॉर पावर वही चीज होती है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जिनके अंदर ये नीड रहती है वो कोशिश करते हैं कि वो सुपरवाइजरी पोजीशन को अचीव कर सके। इसी तरह से जिनको एफिलिएशन की पावर चाहिए, एफिलिएशन की नीड होती है, यानी कि जिनको बिलोंगिंगनेस की नीड होती है, वो क्या करते हैं, वो ग्रुप से जुड़ने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि वो लोगों से एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करके चल सके, उनसे फ्रेंडशिप रख सके। और इसी तरह से जो जिनको अचीवमेंट की नीड होती है, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोग्रेस की तरफ क्या करते हैं, कंसर्न होते हैं और क्या करते हैं, अपना ज्यादा एफर्ट और टाइम जो है अपने काम में डालते हैं। फाइन, तो ये जो तीन चीजें हैं ये दी थी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में डेविड सी मैकलेन ने दी थी। इनके हिसाब से जिनको पावर की नीड होती है वो क्या करते हैं, वो सुपरवाइजरी पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करते हैं। जिनको एफिलिएशन की नीड होती है वो ग्रुप से जुड़ने की कोशिश करते हैं, फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करते हैं। और जिनको अचीवमेंट की जरूरत होती है वो क्या करते हैं, अपने काम में एफर्ट डालते हैं, अकेले काम करना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि उनको उस चीज का क्रेडिट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तीनों चीजें थी ये आपकी दी गई थी नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में। तो आज हम लोग ने ट्रेडिशनल थ्योरीज कवर कर ली, जिसमें हम लोग ने 5 थ्योरी के बारे में पढ़ा। पहले मैस्लो अब्राहम की हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें उन्होंने 5 लेवल बताए थे नीड्स के। इसके साथ ही साथ हम लोग ने ERG थ्योरी पढ़ी, जिसमें उन्हीं 5 लेवल को डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट में, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ।
फाइन, जो अल्डोफर ने दिया था। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ी है आपकी 2 फैक्टर थ्योरी, जो कि फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी, जिसमें उन्होंने मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर के बारे में बात की। सेटिस्फैक्शन का उल्टा डिससेटिस्फैक्शन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। फिर उसके बाद हम लोग ने बात की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में, जिसमें कि जो मैकग्रेजर ने दी, जो थ्योरी एक्स के हिसाब से लोग आलसी होते हैं, वो काम करना नहीं चाहते, वो अपने काम को पसंद नहीं करते, इसलिए उनको एक अथॉरिटी की जरूरत होती है कि उनको ऊपर एक अथॉरिटी दिखाए। लेकिन थ्योरी वाई के हिसाब से लोग अपने काम को पसंद करते हैं, नॉर्मल लाइफ की तरह, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और टीम वर्क में काम करना चाहते हैं। फाइन। फिर आपकी लास्ट थ्योरी मैकक्लेन थ्योरी, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थी, जिसमें उन्होंने 3 नीड की बात की थी, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ एफिलिएशन और नीड फॉर अचीवमेंट। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो और क्लास आपको पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना, मैं आपसे आपके वो सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूंगी। और साथ ही साथ आपको वीडियो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट कि आपके जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो आपसे मिस ना हो। तो गाइस, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रोसेस बेस्ड थ्योरी के बारे में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।